2024 के चुनाव के रिजल्ट के बाद बीजेपी के अंदर घमासान है। भगवान राम जय सिया राम के नारे की जगह जय जगन्नाथ के नारे ने ले ली। आपके नेता अयोध्या नहीं जा रहे क्योंकि आप वहां से हार गए। क्यों हारे इसकी असली वजह पे बात करूंगा। लगातार धीरे धीरे रीजनल पार्टीज में भी लोग आपस में लड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति पिछले 10 सालों में नहीं थी। आरएसएस और उसके मुखपत्र के जिस तरह से बयान आ रहे हैं, ये 10 साल में संभवतः पहली बार है। कांग्रेस के टॉप सोर्सेज ये कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। भगवान अयोध्या की नगरी में रहने वाले लोगों को गालियां दी जा रही हैं। आपके नेता अयोध्या नहीं जा रहे हैं, भगवान राम का नाम नहीं ले रहे हैं। इसको लेके जो खिचड़ी सोशल मीडिया पे पक चुकी है, इसको लेके एनालिसिस करेंगे थोड़ा सा कि अयोध्या को लेके इतनी उदासीनता क्यों। देखिए, भगवान राम का अपमान सही नहीं है। देखो, नरेंद्र मोदी जी ने संबोधन जब किया चुनाव जीतने के बाद, तो उन्होंने बोला कि मोदी की जीत नहीं, पहले बोला कि एनडीए की जीत है। उसके बाद जय श्री राम की जगह जय जगन्नाथ का संबोधन किया। इसके बाद एक भूचाल सा आना शुरू होता है। चुनाव जीतने के बाद भी नेता और कार्यकर्ता अयोध्या के राम मंदिर पर ना तो चर्चा कर रहे हैं, ना नाम ले रहे हैं, और ना ही जय सिया राम का या जय श्री राम का उद्घोष कर रहे हैं, कहीं पर भी नहीं। चुनाव जीतने के बाद भी बीजेपी अभी तक विजय श्री का आशीर्वाद लेने रामलला के पास ना तो केंद्र से और ना ही यूपी का कोई कद्दावर नेता अयोध्या पहुंचा है। पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी के नेता का पक्का यकीन हो चला है कि अब हमें जय श्री राम नहीं बोलना है। और ये बात ना पार्टी कार्यकर्ताओं में बैठती जा रही है। महीने में 3 बार अयोध्या जाने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी चुनाव परिणाम आने के बाद अयोध्या की तरफ रुख नहीं किया है। बहरहाल रामलला की बात नहीं कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियोस अयोध्या वासियों को लेकर के आ रहे हैं कि नास्तिक लोग हैं, उल्टी सीधी टिप्पणियां हो रही हैं, ऐसे जो कमेंट हो रहे हैं, तो और भी जनता का समर्थन भी मिल रहा है। कुल मिलाकर के एक मैसेज पार्टी के नेताओं, उनके कार्यकर्ताओं को जा चुका है, शिफ्ट हो जाइए। देखिए, एक बात बताइए मुझे, अगर बीजेपी की पार्टी वहां से अयोध्या से हारी है, अभी तो खैर समीक्षा हो रही है कि किस बात की वजह से हारी है, लेकिन बीजेपी की तरफ से लल्लू सिंह को लगभग 5 लाख वोट मिले। वो रामलला के नाम पे ही तो मिले। 5 लाख लोग लल्लू सिंह का चेहरा देख करके तो वोट देने नहीं गए, सारे के सारे रामलला के नाम पर ही तो बीजेपी को वोट देने गए हैं। इसलिए इन 5 लाख लोगों का तिरस्कार किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और भद्दी भद्दी जो बातें हो रही है सोशल मीडिया पर अयोध्या वासियों के लिए, वो भी नहीं होनी चाहिए, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। सम्मान कीजिए, सम्मान करने का मैंने आपको एक वजह बता दी। कुछ लोग तो अयोध्या वासियों को नास्तिक बता रहे हैं, खलनायक बता रहे हैं, साबित करने पे लगे हुए हैं। कुछ ने ये भी कहना शुरू कर दिया है कि अयोध्या जाएंगे लेकिन वहां से कुछ खरीदेंगे नहीं। फिर सोशल मीडिया पे एक अचानक से वीडियो वायरल होता है कि यहाँ पर ई रिक्शा के वाले लोग कह रहे हैं कि हमें तो कुछ दिनों से खर्चा पानी निकालना मुश्किल हो रहा है। ऐसा माहौल बना दिया कि हमने मुहिम शुरू की है और वहां पर खाने पीने के लाले पड़ने वाले हैं अयोध्या के अंदर। ये सारी बातें शुरू हो गई हैं। खैर, मैं आपको इसका कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ। जो खर्चा निकालने वाली बात है रिक्शा चालक वाली, अभी तो गर्मी पड़ रही है। अयोध्या में जो भक्त की संख्या है उसमें गिरावट 4 जून को रिजल्ट आया था, उससे पहले ही वहां पर गिरावट होनी शुरू हो गई थी। इसका कारण था लगातार गर्मी का बढ़ना। अभी आपको पता है कि 9 तपा शब्द काफी ज्यादा वायरल है, चर्चा में है। 9 तपा माने कि 9 दिन गर्मी बढ़ने के बाद अचानक तीर्थ यात्रियों की कमी होती है। रामलला के दरबार में जहां रोजाना 1.5 लाख श्रद्धालु दर्शन पूजा करके आ रहे थे, वही 9 तपा 9 दिन के बाद ये संख्या घट करके सिर्फ 50 से 60 हजार रह जाती है। अभी 9 तपा कुछ 2 जून के आसपास था। उसके बाद रामलला के दरबार में सुबह शाम तक भक्तों की भीड़ है, तो ये 60 हजार का जो आंकड़ा है वो 80 हजार तक पहुंच चुका है। तो श्री राम भगवान का अपमान नहीं ना नगरी का। कुल मिलाकर के जय श्री राम की जगह जय जगन्नाथ का संबोधन करना नरेंद्र मोदी जी का पब्लिक के लिए गलत मैसेज देके है। कहने के लिए आप ये भी कह सकते हो कि गलत मैसेज क्यों हो गया, तर्क आप ये भी कर सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक किले को फतह कर लिया। उस किले का नाम है ओडिशा। ओडिशा के जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ यानी कृष्ण और विष्णु का वास है, इसीलिए पीएम ने जय जगन्नाथ का उद्घोष किया। रामलला भी विष्णु के ही अवतार है और श्री कृष्ण भी। लेकिन सब बातों से तब तक फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई भी तर्क काम नहीं आएगा जब तक बीजेपी के बड़े नेता अयोध्या जाना शुरू नहीं करेंगे। वास्तव में लोग वही समझेंगे जो अब वो समझ रहे हैं। उनको पता है पार्टी लाइन ने जय श्री राम शिफ्ट करके जय जगन्नाथ कर दिया, वो इस तरह से गलत मैसेज जा चुका है। डैमेज कर सकते हैं, डैमेज कंट्रोल करने की बारी है। लेकिन अयोध्या बीजेपी क्यों हारी, इस पे बात कर लेते हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ की पहली सरकार 2017 में आई। उन्होंने अयोध्या को नगर निगम का दर्जा दिया। पहले अयोध्या की सभी 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया। उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा की शानदार जीत रही। इसके बाद 2019 में राम मंदिर के हक में
निर्णय आया। 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन होता है। अयोध्या के विकास का खाका खींचा जाता है, ताबड़तोड़ निर्माण किए जाते हैं। इसके 2 साल बाद विधानसभा चुनाव हुए। भाजपा के लिए अच्छे खासे परिणाम की उम्मीद थी, लेकिन तब नतीजे चौंकाने वाले रहे। 2022 के चुनाव में अयोध्या जिले की 5 में से 2 विधानसभा गोसाईगंज और मिल्कीपुर सीट पर भाजपा जीत हासिल नहीं कर पाई। समाजवादी पार्टी के खाते में सीट चली जाती है। जिस विधानसभा में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है वहां भी भाजपा कड़े संघर्ष से जीती थी। जब 2022 में आपको झटका लग चुका था तो क्या आपने बहुत सारे फैक्टर्स को नजरअंदाज किया? चलिए कुछ पॉसिबिलिटीज पे बात करते हैं। 2014-2019 में शानदार जीत के बाद ऐसा क्या हुआ 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 2 सीटें गंवानी पड़ी? तो वजह यह है, अति उत्साह के भंवर में भाजपा फंस गई। उस दौर की हार का वो ना तो समीक्षा कर पाया उचित, और पार्टी की जो नीति नियंता हैं वो 2 साल पहले के परिणाम से भाजपा की सियासी जमीन दरकने के संकेत को नहीं समझ पाए। ऐसा नहीं कि भाजपा को संकेत नहीं मिल रहे थे कि आपकी राजनीतिक जमीन खिसकती जा रही है, लेकिन हिंदुत्व के रथ पर सवार भाजपा ने स्थानीय मुद्दों और मसलों को दरकिनार किया और इसका परिणाम यह हुआ कि अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी हार जाती है। एक नतीजा ये भी निकल करके आता है कि साल 2020 में जब यहाँ विकास कार्य शुरू होता है तो सड़कों के चौड़ीकरण के दौरान बड़ी संख्या में मकान और दुकानें तोड़ी जाती हैं। बड़ी संख्या में लोगों का रोजगार छीना जाता है। व्यापारी वर्ग का आरोप है कि उन्हें मकानों और दुकानों का जब अधिग्रहण किया गया तो उचित मुआवजा मिलना चाहिए था, जो उनको नहीं मिला। जनता में रोष और गुस्सा दोनों भरा हुआ था। जो लोग अपनी जमीन से संबंधित कागज पेश नहीं कर सके, बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को तो मुआवजा तक नहीं मिला। एक संभवतः इसका बहुत बड़ा खामियाजा इनको भुगतना पड़ा। और सबसे बड़ा कारण है अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला, जो कि अधिकांश सारी सीटों पर इसका इस्तेमाल किया गया। आप अगर वोट देखोगे, सीटों को बंटवारा देखोगे, 5 यादव और बाकी सब पीडीए, यादव भी उन्हीं के परिवार के। समाजवादी पार्टी ने अपने एक पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक रणनीति को इस सीट पर, अयोध्या की सीट पर खास तौर पर एक मूर्त रूप दिया। यही वजह थी कि पार्टी ने अवधेश प्रसाद को यहां टिकट दे दिया। अवधेश प्रसाद अनुसूचित जाति के पासी समुदाय से आते हैं। अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के लल्लू सिंह को 55,000 वोटों से हराया। इस परिणाम में लल्लू सिंह के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का होना एक बहुत बड़ा फैक्टर भी साबित हुआ। तो पीडीएफ फॉर्मूला काम कर गया, बहुत सारी चीजें भी काम कर गई। ये तो बात हो गई अयोध्या से। अब अयोध्या से बाहर निकल के दूसरे क्षेत्र में चलते हैं। क्षेत्रीय में, रीजनल लेवल पर पार्टी के लोग आपस में लड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत की ओर से भाजपा की रणनीति पर सवाल उठ रहे हैं, भाजपा की राजनीति पर सवाल उठा रहे हैं। संघ के मुखपत्र में नतीजों को लेकर जो विश्लेषण छप रहे हैं उसके बाद तो ऐसा लगता है विवाद बहुत अच्छा, लंबा और बहुत आगे तक बढ़ने वाला है। इसकी संभावना ज्यादा है। पिछले 10 साल के बाद पहली बार नतीजों को लेकर के इस तरह के झगड़े देखने को मिल रहे हैं। पश्चिम बंगाल से लेकर के उत्तर प्रदेश और बिहार से लेकर के महाराष्ट्र और झारखंड और हरियाणा तक जहां भी भाजपा का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं हुआ, वहां विवाद शुरू हो गया है। आजकल तो 2 नाम बहुत ज्यादा चर्चा में है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 2 बड़े नेताओं का झगड़ा बहुत ज्यादा चर्चा में है। पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, वो तो खुल करके आरोप लगाते हैं भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम की वजह से मुजफ्फरनगर की सीट वो हार गए। अब संगीत सोम कहते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है। बालियान जो हैं वो निराधार बात कर रहे हैं। वो अपने अहंकार में रहते थे और उसी अहंकार की वजह से वो हारे हैं। और इससे पहले संगीत सोम ने पहले आरोप भी लगा दिया था 2022 के विधानसभा चुनाव में, जब वो हारे थे तो संजीव बालियान ने हरवाया। और संजीव बालियान हार गए तो कह रहे हैं सोम व्यक्ति ने हरवा दिया, संगीत सोम ने हरवा दिया। इसको लेकर के पश्चिमी यूपी में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। उधर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के तमाम पुराने नेताओं ने तृणमूल कांग्रेस से आए और भाजपा विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वे पार्टी के खराब प्रदर्शन के लिए अधिकारी को जिम्मेदारी ठहरा रहे हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने हिसाब से टिकट बांटे और भाजपा के पुराने लोगों की अनदेखी की, जिससे पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ा। पार्टी हार जाती है और प्रदर्शन नहीं अच्छा कर पाती है, तो वहां विरोध के सुर हैं वो शुरू हो गए। इससे पहले चुनाव में अधिकारी की तो जय जय हो रही थी कि इन्होंने अच्छा खेला करा दिया, लेकिन अब समय बदल गया, बाजी पलट गई, तो खेल ही हो गया। महाराष्ट्र में भाजपा के अलग अलग गुटों में चल रही खींचतान का नतीजा था कि राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नतीजे आने के बाद ही सीधे दिल्ली पहुंच जाते हैं, अपना इस्तीफा देते हैं और गृह मंत्री बोलते हैं अमित शाह नहीं स्वीकार करेंगे। फडणवीस बनाम विनोद तावड़े बनाम अन्य के झगड़े में पार्टी के लिए विधानसभा चुनाव की तैयारी बहुत मुश्किल होगी, जो कुछ ही महीनों के बाद चुनाव भी होने हैं। झारखंड में तो और ज्यादा मुश्किल हालात हो चुके हैं। आदिवासियों के लिए आरक्षित 5 सीटों पर भाजपा के
हारने के बाद टिकट बंटवारे में गड़बड़ी, पैसे के लेन देन, हनी ट्रैप आदि की 10 तरह की चर्चाएं चल रही हैं। वहां भी इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जो डिसिप्लिन का एक अनुशासन बनाया था वो एक खराब प्रदर्शन के चलते खत्म होता जा रहा है और नेता पहले की तरह खुल करके एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं। इससे पार्टी का ही नुकसान होना है। तो ये 10 साल में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस तरह खबरें हमारे और आपके बीच में आ रही हैं विदाउट एनी फिल्टर। और इसी बीच कांग्रेस की तरफ से ये कहना टॉप सोर्सेस की तरफ से कि इंडिया अलायंस बहुत जल्दी सरकार बनाने वाला है, ये भी अपने आप में बहुत दिलचस्प खबर हो जाती है। लेकिन आने वाले समय में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ऊंट किस ओर करवट लेगा। तब तक बने रहिए मेरे साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड। सत्यमेव जयते। नमस्कार।